हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 को यहाँ शुरू करने वाले हैं और चैप्टर 4 है इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्ट्री के सेटअप में और टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, इन सारी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है, हैव यू एवर given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as a part of tree. कह रहा है, क्या कभी आपने सोचा है जो कॉपी पे आप लिखते हैं ना, जो बुक का आप इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो कॉपी का पेज होता है ना, या तो बुक का जो पेज होता है वो क्या होता है कि ट्री से बना हुआ होता है। तो कह रहा है कि इसका शुरुआत हमेशा क्या होता है, पेड़ से होता है। पेड़ को काटा जाता है और इस पेड़ को क्या किया जाता है कि फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, जहाँ से इस वुड पल्प को केमिकल्स के मदद से जो है पेपर में बदल दिया जाता है ना। तो मशीन्स के हेल्प से इस वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है। फिर कह रहा है क्या कि इन पेपर पे क्या किया जाता है कि प्रेस भेजा जाता है, जहाँ से इंक से क्या किया जाता है, इस पर मार्जिन दिया जाता है। जो आप रूलिंग देखते हैं ना, रूल्ड कॉपी में आप जो मार्जिन देखते हैं, वो जो इंक होता है वो क्या होता है, केमिकल्स के मदद से तैयार किया जाता है और उसको मार्जिन दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि ये पेज जब तैयार हो जाते हैं तो इसको नोटबुक के टाइप्स में क्या होता है, नोटबुक्स में क्या किया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है और मार्केट्स भेज दिया जाता है सेल करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक छोटे से कॉपी को भी तैयार करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज में तैयार होता है। कॉपीज जो है वो क्या होता है, आप घर में वुड पल्प से जो है पेपर नहीं बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस, आप एक इवन कॉपीज का भी बात करते हैं तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंडस्ट्रीज में ही होता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स, और क्या होता है, फाइनली जो होता है ये कॉपी आपके हाथ में आ जाता है, जिसको आप क्या होता है लिखना शुरू कर देते हैं आप इस कॉपी में। पर इसको बनाने के लिए क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। पेड़ को काट के फिर क्या किया जाता है, उसको वुड पल्प को तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में। मशीन्स की मदद से इन कागज़ को तैयार किया जाता है, फिर उस पर मार्जिन डाला जाता है और कॉपी में, नोटबुक में बाइंड करके आपके हाथ में मार्केट से आप खरीद के ले आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है, चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट और मोर वैल्यू टू द पीपल। यू हैव सीन पल्प हैज was changed into the paper and paper into notebook. These represent the two stages of manufacturing process. अब कह रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग किसी भी रॉ मटेरियल को जनरली यूज नहीं करते हैं ना। रॉ मटेरियल पे क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। मशीन्स के मदद से जो है वो प्रोसेसिंग किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है। और जैसे जैसे क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होते जाते हैं, उसका कीमत भी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। अब समझिए क्या है कि एक पेड़ से क्या होता है कि बहुत सारे कॉपियाँ बनती हैं ना, बहुत सारी कॉपियाँ बनती है। तो क्या होता है कि पेड़ का जितना कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, तैयार किए गए उनसे कॉपीज़ का होता है। तो प्रोसेसिंग से क्या होता है, किसी भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। या तो इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को जो तैयार किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट्स में, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। आगे देखते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड द क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव द वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. अब आगे कह रहा है कि अगर आप पेपर का ही बात कर लीजिए तो वुड पल्प को क्या किया गया, प्रोसेस करके पेपर को तैयार कर दिया गया। या तो जो आप कपड़ा पहनते हैं है ना, तो वो जो कॉटन है ना, कॉटन से क्या किया जाता है, थ्रेड्स तैयार किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, फैब्रिक्स तैयार किया जाता है और फाइनली क्लॉथ होता है। तो उस क्लॉथ का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, उस कॉटन से बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे किसी भी रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग होता है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है, तो उसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का भी कॉस्ट क्या होता है, उस रॉ मटेरियल के साथ इंक्लूड हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ऊँचे कीमत पर बिकता है। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं
अब क्या होता है कि अगर आप सिर्फ वुड लेने जाएंगे, लकड़ी लेने जाएंगे, तो लकड़ी का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, लेकिन लकड़ी से बने हुए फर्नीचर्स का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्नीचर तैयार करने में क्या होता है, कारपेंटर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया, या तो मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, लकड़ी के साथ साथ उसका जो मेहनत है ना, मजदूरी, वो भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, और फिर क्या होगा, वो अपना प्रॉफिट भी लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया उसका दाम क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब कह रहे हैं इंडस्ट्री जो है वो क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। इंडस्ट्री क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब किसी भी चीज़ का वहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है ना, या तो किसी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। मिनरल क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स हमारे अर्थ के नीचे है, तो उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और उससे जो मेन जो क्या होता है, ओर से जो मेन मिनरल्स होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। और जो है यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आईटी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो क्या होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, ना तो कोई वहाँ पर क्या होता है, कोई गुड्स नहीं बेचा जाता, वहाँ पर आपको क्या क्या होता है, सेवा दिया जाता है, सर्विस दिया जाता है। Thus we have iron and steel industries, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry service provider। कह रहा है कि उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर क्या होता है, आयरन ओर से आयरन को तैयार किया जाता है, और इस आयरन को क्या किया जाता है, बहुत सारे मशीन्स को बनाने में, है ना। तो किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, घर बनाने में क्या होता है, इन आयरन और स्टील का यूज किया जाता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर से क्या होता है कि कोयला का खनन करते हैं, कोयला को बाहर निकालते हैं, तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ से क्या होता है, कोल को निकाला जाता है। अगर हम लोग बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री, तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ना। क्या होता है कि आपको कोई वो सामान गुड्स नहीं बेच रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप क्या होता है, कहीं भी टूर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है कि आपको इतने दिन का जो है 7 दिन का पैकेज है, तो 7 दिन का पैकेज में क्या होता है कि आपका पूरा ट्रैवल का अरेंजमेंट किया जाता है, एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का उसमें व्यवस्था किया जाता है, आपके क्या होता है, फूडिंग लॉजिंग का व्यवस्था किया जाता है, अलग अलग क्या होता है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे आपको घुमाया जाता है, और सेफली क्या किया जाता है, आपको फिर जो है आपके डेस्टिनेशन जहाँ से आप चले थे वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। जैसे कि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन का जो भी इंडस्ट्री है वो क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ना। जैसे आप क्या हो गया कि अगर आप क्या होगा, कोई भी मोबाइल ले लिए और मोबाइल में आप जिस भी कंपनी का सिम लगा रहे हैं तो वो आपको क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेट क्या है, इंटरनेट आपका चल रहा है, वो आपको सर्विस, आपको कॉलिंग फैसिलिटीज होता है, मैसेजिंग फैसिलिटीज होता है ना। तो ये सारा का सारा जो है ये क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इंडस्ट्रीज है, ये कोई गुड्स आपको नहीं बना के सेल कर रही है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप। अब कह रहा है कि इंडस्ट्रीज को जो है हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल के बेसिस पे, उसके ऑनरशिप के बेसिस पे कि कौन उसका ऑनर है, और तीसरा क्या है, साइज, उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज
मे बी एग्रो बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे, ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आप बिस्किट्स खाते हैं ना, मैगी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, तो जो भी फूड आइटम है, तो वैसे इंडस्ट्रीज जिसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज होता है, तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब आपके घर के किचन में जो भी पैकेट फूड्स आता है वो सारा का सारा कहाँ से आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से ही आता है। चाहे आप तेल का बात कर लीजिए, मसाला का बात कर लीजिए, है ना, हल्दी का बात कर लीजिए, मैदा, जो भी चीज़ आप खाते हैं, मैगी, पास्ता, है ना, आप जो भी चीज़ पैकेट फूड्स खाते हैं वो सारा का सारा क्या हो गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से आते हैं। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल बेस्ड है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या होगा, मिनरल बेस्ड, तो मिनरल बेस्ड क्या हो गया, कोई भी मिनरल्स, जैसे अगर आप आयरन ओर का बात करें वो भी मिनरल्स है। जो आपके घर में क्या होता है एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो भी क्या है, एक मिनरल्स है ना। आप ज्वेलरी पहनते हैं वो भी इंडस्ट्रीज है। तो ये सारा का सारा वैसा इंडस्ट्रीज जो इन चीज़ को बनाता है वो क्या होता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो क्या होता है समुद्र से निकलने वाले चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। जैसे क्या हो गया कि वो या तो क्या हो गया समुद्र से निकलने वाला नमक का ही बात कर लीजिए जो हर घर में यूज होता है। और अगर बात कर लें उससे निकलने वाले जो क्या हो गया एक्वेटिक, मतलब मैरीन जो क्या हो गया, जैसे फिश हो गया, अगर उसका बात कर लें, और बहुत सारे क्या होता है मेडिसिन तैयार होते हैं, तो वो सारा का सारा जो इंडस्ट्रीज इन चीज़ों को प्रोटेक्शन करता है वो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें क्या होता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज होता है ना। बहुत सारे हर्ब्स जो क्या होता है दवाई होता है वो इसमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। जो टिम्बर हो गया, जो आप लोग क्या करते हैं घर में फर्नीचर्स यूज करते हैं, वो भी क्या हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। चलिए अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि अगर आप घी खरीद रहे हैं तो वो भी जो इंडस्ट्रीज में तैयार हो रहा है वो भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल्स आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब हर वो चीज़ जो क्या होता है या तो प्लांट से मिल रहा है या तो एनिमल से मिल रहा है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आता है। इवन जो आप दूध खा रहे हैं ना, दूध, पनीर, ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट्स है वो भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। क्योंकि मिल्क जो है हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो लेदर्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे लेदर का बेल्ट हो गया, बैग हो गया, है ना, तो ये पर्स हो गया, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है ये भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। अगर हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का बात करें तो मिनरल ओर्स जैसे इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनते हैं, तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो किसी न किसी मिनरल्स का यूज होता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब प्रोडक्ट्स जैसे क्या हो गया, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर प्रोडक्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब आयरन से बने हुए जितने भी सामान है वो क्या होता है, आयरन बेस्ड, मतलब उनका जो मेन रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसमें आयरन हो रहा है। जैसे अगर आप बाइस्किल ही अगर बात कर रहे हैं तो बाइस्किल को बनाने के लिए आयरन का यूज हो रहा है, एक छोटा सा चीज़ है, बाइस्किल हो गया, स्विंग मशीन हो गया, है ना, फैन हो गया। तो इन सारे चीज़ जो है वो क्या होता है किसी न किसी मिनरल से बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। तो रॉ मटेरियल जो है इसमें क्या होता है, यूज होता है, जैसे हैवी मशीन्स भी हो सकता है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, रेलवेज हो गया, कोचेज हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। जैसे मकान बनाने के लिए आपको क्या होता है, छड़ का जरूरत होता है, टीएमटी बार्स का जरूरत होता है ना, तो वो भी क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। आप अपने घर में ग्रिल्स लगाते हैं तो वो भी क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में ही आता है। अगर हम लोग बात करें मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो या तो सी या तो ओशियन से आते हैं। जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो हमको क्या होता है, सी या तो ओशियन से मिलता है। कह रहा है इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड्स, जो भी सी फूड्स हम लोग खाते हैं ना, सी फूड्स खाते हैं, ये जैसे फिश ऑयल का भी हम लोग क्या होता है कि फिश ऑयल का भी हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में यूज करते हैं, ओमेगा 3 इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारा का सारा जो होता है ये क्या होता है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। तो वैसे अगर मानिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन का कंपनी है जो क्या करता है, मैरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज करता है, तो वो भी क्या हो गया, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में ही आता है। अगर हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का बात करें तो फॉरेस्ट जैसे क्या होता है, पल्प, पेपर, पैरामेडिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये सारा चीज़ जैसे क्या होता है आपका कॉपी जो आ रहा है जिस पे आप लिख रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया,
किस इंडस्ट्रीज में आ गया, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। जो फर्नीचर्स आप यूज कर रहे हैं ना, जो मेडिसिन्स, बहुत सारे मेडिसिन्स जो हमको क्या होता है फॉरेस्ट में मिलते हैं, हर्ब्स जो है वो सारा का सारा जो है वो क्या हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में ही आते हैं। अगर हम लोग साइज का बात करें तो दूसरा जो कैटेगरी है फैक्ट्री को कैटेगराइज करने में, वो क्या होता है, साइज होता है। अब रॉ मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किए, अब उसके ऑनरशिप पे ही हम लोग कैटेगराइज करने वाले हैं। कह रहा है अब इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम लोग साइज का बात करें तो साइज में सबसे बड़ा बात क्या होता है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना पूंजी लगा है, फैक्ट्रीज को सेटअप करने में कितना पूंजी लगा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, उसके बेसिस पे हम लोग मतलब क्या होता है कैटेगराइज करते हैं। और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उस बेसिस पे हम लोग उसके साइज को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कह रहा है कि साइज के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साइज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड बाय द आर्टिजियन। अब कह रहा है कि कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही टाइप है, जिसमें ज़्यादातर जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, हाथ से ही किया जाता है। मतलब उसमें हाथ का कारीगरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या होता है कि कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि अगर हम आप कहीं पे देखे होंगे कि दलिया, सूप, ये सब बनता है ना, कहीं पर क्या किया जाता है, बुनाई कढ़ाई किया जाता है, बुनते हैं बहुत सारे लोग, वो भी क्या हो गया, या तो मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता है, या हाथ से बनाए हुए फूल वूल आप देखे होंगे कि बेचा जाता है। तो ये सारा का सारा जहाँ पर ज़्यादातर जो काम होता है वो मैनुअली हाथ से किया जाता है, वो क्या हो गया, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, जिसमें घर के लोग ही क्या होता है मिल के किसी भी प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तैयार करते हैं। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम क्या होता है, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि दलिया, सूप, ये सब जो है क्या होता है कि जो मार्केट में मिलता है, ये क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या होता है अपने घर में जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो क्या करते हैं, अपने घर फैमिली मेम्बर से ही मिलके ये तैयार करते रहते हैं। तो वो क्या हो गया, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ गया। कह रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कह रहा है अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल के कंपेयर में इसमें क्या होता है, कम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बेसिक्स अगर इसमें मशीन्स भी यूज करते हैं तो क्या होता है, बेसिक मशीन्स यूज करते हैं, हैंड ऑपरेटेड मशीन्स यूज करते हैं, है ना। और इसमें जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज रहता है वो उनका संख्या कम रहता है, उनका संख्या क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। प्रोडक्शन भी जो होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। और जो टाइमिंग होता है प्रोडक्शन का वो भी क्या होता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है प्रोडक्शन करने में। कह रहे इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे क्या हो गया कि आप टाटा मोटर्स तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, जैसे मारुति उद्योग तो ये बहुत बड़ा कंपनी है, सैमसंग, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है ये क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनी सब है। तो ये सारा का क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इन सारे कंपनीज का। तो ये सारे के सारे क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। जैसे सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब कह रहा है कि जैसे क्या होता है कि अगर सिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का आप तैयार कर रहे हैं, है ना, सिल्क वीविंग कर रहे हैं, या तो क्या हो रहा है किसी भी आप क्या हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग मतलब कोई भी खाना वाना तैयार करने वाला कोई भी फैक्ट्रीज है, तो वो सारा का सारा क्या होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में ही आता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब कह रहा है कि अगर क्या होता है बहुत हैवी मशीन्स जहाँ पे बन रहे हैं तो वैसे इंडस्ट्रीज क्या होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं। जैसे कि आप क्या हो रहा है कि छोटा मोटा नूडल्स बना रहे हैं,
है ना, वैसा फैक्ट्री जिसमें क्या हो रहा है, नूडल्स बन रहा है, सरसों का तेल तैयार हो रहा है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल तैयार हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि मैगी तैयार हो रहा है, मैदा तैयार हो रहा है, आटा तैयार हो रहा है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में ही आते हैं। अगर हम लोग बात कर लें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स रहते हैं, जैसे सीमेंट का जो फैक्ट्री है वो क्या हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। टीएमटी बार्स जहाँ पे बनते हैं वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। जहाँ पे क्या होता है कि बाइक्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी क्या होता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आ गए। अब जैसे क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बन रहा है तो वो भी क्या हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे क्या होता है, वॉशिंग मशीन्स बन रहा है, रेफ्रिजरेटर बन रहा है, एसी बन रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। अब आगे आगे अगर हम लोग बात करें तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो है, कह रहे हैं इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। अब कह रहा है कि ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो है फैक्ट्रीज या तो क्या हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, या तो स्टेट ऑन्ड, मतलब कोई ना कोई उसका स्टेट का ऑनर होगा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑनर होगा, या तो पब्लिक सेक्टर होगा, है ना, या तो ज्वाइंट सेक्टर होगा, या तो कोऑपरेटिव होगा। तो इसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का बात करें तो ये क्या होता है, किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन्ड होते हैं या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, इसका मालिक, आप जैसे रिलायंस का बात आ रहा है तो आप क्या होता है, अंबानी को याद करते हैं, है ना। जैसे आप क्या होता है, टाटा का अगर बात करेंगे तो टाटा के लिए आपको क्या होगा, टाटा एंड सन्स का आपको याद आ जाएगा, रतन टाटा अब नहीं रहे हमारे बीच, है ना। तो उनके क्या होता है, फैमिली मेंबर्स और उनके पार्टनर्स क्या है, इनके ऑनर है। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए। तो वैसे इंडस्ट्री जिनका मालिक क्या होगा, कोई एक, या तो उनके क्या होगा, पार्टनर्स होते हैं, एक तो पार्टनर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए। अब अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनका मालिक जो होता है, जिसको आप सरकारी बोलते हैं, है ना, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि सरकारी। जैसे क्या होता है कि जो सरकारी क्या हो गई, जैसे क्या हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, जैसे रेलवेज हो गया, है ना, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये जो सारा का सारा हो गया, ये क्या हो गया कि ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया, क्योंकि इसके जो ऑनर हैं वो क्या होता है, सरकार होते हैं। जैसे स्टील, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सारा का, इंडियन ऑयल हो गया, है ना, एचपी हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, कौन सा इंडस्ट्रीज होंगे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए। अगर हम लोग ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का बात करें तो इसमें स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। अगर हम लोग ज्वाइंट सेक्टर का, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप होता है और प्राइवेट, दोनों मिल के अगर किसी भी फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, है ना, किसी भी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ज्वाइंट इंडस्ट्री हो गया। जैसे क्या हो गया कि मारुति उद्योग लिमिटेड क्या होता है, एक ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। मतलब इसमें जो पार्टनरशिप है ये क्या होता है, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट कंपनीज का भी है। तो प्राइवेट कंपनीज में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाए या तो पब्लिक गवर्नमेंट, दोनों मिल के क्या कर सकता है, शेयर बंटा हुआ रहता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगर हम लोग कोऑपरेटिव का बात करें तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो होता है ये ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। अब कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होता है, जहाँ पर जो रॉ मटेरियल सप्लाई किए हैं वो भी पार्टनर है, जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वो भी पार्टनर है, जो वर्कर्स हैं वो भी पार्टनर है। तो वैसा इंडस्ट्री जो क्या होता है, सबके मिलजुल के, सबका शेयरिंग होता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि उसके ऑनर्स जो वर्कर्स होते हैं वो भी होते हैं, है ना, जो रॉ मटेरियल उसको सप्लाई करते हैं वो भी होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो भी होते हैं। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज या कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी जो बिहार में क्या है, सुधा डेयरी है, वो भी क्या है, एक कोऑपरेटिव फील्ड, जिसमें क्या होता है, जो दूध देते हैं, है ना, जो दूध सप्लाई करते हैं वो भी उनके पार्टनर होते हैं। जो क्या होता है कि इसमें वर्कर्स काम करते हैं वो भी इसके पार्टनर्स होते हैं। और जहाँ पर क्या होता है कि दूध को पैकेजिंग किया जाता है मशीन्स के मदद से, प्लांट बैठाया जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। तो सबका शेयर बटा हुआ रहता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब आगे कह रहा है कि
अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब कह रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज, अब आप किसी भी इंडस्ट्रीज को देखे होंगे तो वो क्या होता है कि जहाँ पर जो पॉपुलेटेड रीजन है उससे क्या होता है दूर हट के सिचुएटेड होता है, या तो इंडस्ट्रीज क्या होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक ही क्षेत्र में होते हैं। तो आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फैक्ट्रीज को सेटअप करने में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कह रहा है कि द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि अगर हम किसी भी फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात है वो क्या हो गया कि आप जिस फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल आपको उस क्षेत्र में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तभी क्या होगा वो फैक्ट्री इजीली रन कर पाएगा। दूसरा क्या होता है कि आराम से आपको ज़मीन अवेलेबल हो जाए, मतलब फैक्ट्रीज के लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़मीन का ज़रूरत पड़ता है, तो जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध होगा वहाँ पर क्या होगा फैक्ट्रीज बनाना आसान होता है। तीसरा है कि वाटर अवेलेबल होगा, तो आप देखेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं किसी नदी या समुद्र के किनारे होती है ना, क्योंकि जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है उनको वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है फैक्ट्रीज रन करने के लिए, तो वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो वहीं पर फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। जो चौथा है वो क्या होता है लेबर, मतलब क्या होता है इजीली लेबर मिल सके, है ना, स्किल्ड लेबर नॉन स्किल्ड लेबर, तो वो सारा जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, चीप होना चाहिए, मतलब सस्ता है लेबर जहाँ पर अवेलेबल होता है वहीं पर क्या किया जाता है फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। अब अगर आप फैक्ट्रीज को वैसे जगह पे सेटअप कर पाए जहाँ पर क्या होगा आपको मैन पावर ही ना मिल पाए, लेबर ही ना मिल पाए, तो वहाँ पर आप फैक्ट्रीज क्या होगा कैसे सेटअप करिएगा, है ना, कैसे आपका फैक्ट्री इजीली रन कर पाएगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर, मतलब पावर से मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वहाँ पर इजीली हो पाए, चीप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पाए, है ना। उसके बाद क्या हो गया कैपिटल, मतलब पूंजी भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर क्या होगा जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर है वहाँ पर क्या होगा फैक्ट्रीज सेटअप किया जा सकता है। तो कैपिटल जो है पूंजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फैक्ट्रीज को सेटअप होने में। अब वहाँ से क्या होना है ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट। अब फैक्ट्रीज में क्या होता है रॉ मटेरियल लाने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा आपको मार्केट तक पहुँचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो जहाँ पर फैक्ट्रीज बनाया गया है वहाँ पर रोड लिंकेज कैसा है, रोड से कनेक्टिविटी कैसा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो नियरेस्ट मार्केट, मतलब मार्केट अगर बहुत दूर है जहाँ पर आप प्रोडक्ट बनाए हैं वहाँ से जो आपका प्रोडक्ट्स को खरीदने वाला मार्केट है अगर उसका दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्या होगा फैक्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा नहीं फ्लोरिश कर पाएगा। तो उस केस में मार्केट भी क्या होगा नियर बाय मार्केट होना चाहिए, जैसे क्या होगा कि आप प्रोडक्ट्स को इजीली बेच सकें। अब आगे कह रहा है कि इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। अब कह रहा है कि इंडस्ट्री ज़्यादातर वैसे ही जगह पे बनाया जाता है इनमें से कुछ फैक्टर्स जहाँ पर क्या होता है फेवरेबल होते हैं, या तो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल होते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में इन फैक्टर्स को ध्यान से देखा जाता है, कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो क्या होगा रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए, पावर सप्लाई ईजिली अवेलेबल हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाए, कैपिटल हो जाए, है ना, और गवर्नमेंट का वहाँ पर क्या होगा सहयोग हो, वहाँ पर वाटर सप्लाई हो, उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सारा का सारा फैक्टर्स अगर फेवरेबल है तभी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। Sometimes the government provides the incentive like the subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in the backward areas। अब सरकार का भी सहयोग जो होता है इंडस्ट्री सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार क्या करती है छूट देती है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज उस क्षेत्र में फैक्ट्री सेटअप करे उसके लिए क्या होता है एक सरकार सब्सिडी देती है, मतलब क्या हुआ वो ज़मीन खरीदने में छूट देती है ना, बिजली में एक छूट देती है, जिससे क्या होगा कि फैक्ट्रीज का जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होगा कम हो सके, कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो ये सारा जो है वो क्या होता है कि मतलब पिछड़े इलाका में भी क्या होगा अलग अलग फैक्ट्रीज आके सेटअप हो सके। तो आप देखे हुए कि जो भी एरिया जहाँ पर क्या होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वहाँ की सरकार क्या करती है बहुत सहूलियत प्रदान करती है इन फैक्ट्रीज को सेटअप होने में। अब जैसे बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो सरकार होती है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं करती है इंडस्ट्रीज को सेटअप होने में, इसलिए बिहार से जो देखे होंगे कि आप लोग भर के लोग क्या करते हैं दूर प्रदेश में जाते हैं, क्योंकि बिहार में कोई फैक्ट्रीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो क्या
क्या होता है, सपोर्टिव नहीं होती है किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। लैंड यहाँ पर क्या होता है, जमीन अधिग्रहण ही नहीं करवा पाती है ना, कम खर्चे में बिजली नहीं सप्लाई करती है, ना तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ना तो कोई सब्सिडी यहाँ पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो है बिहार आज भी पिछड़ा है, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पा रहा है। अब आगे कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज। अब कह रहा है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग रीजन के लोग वहाँ पर आके बसते हैं, तो वो पूरा का पूरा वहाँ पर जो टाउन और सिटीज है वो भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। तो टाउन और सिटीज कहाँ पर डेवलप होंगे, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लोग आके बसेंगे, लोग आके बसेंगे तो क्या होगा, उनका डिमांड्स बढ़ता है ना, उनको रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, मार्केट चाहिए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक शहर विकसित होते चला जाता है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होता है, किसी भी नए शहर को विकसित होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर हम लोग आगे का बात करें तो इंडस्ट्रियल सिस्टम कह रहा है इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब कह रहा है कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम का बात करें तो इसमें इनपुट चाहिए। इनपुट के फॉर्म में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसी को हम लोग इनपुट बोलते हैं, है ना। प्रोसेसिंग मतलब मशीन्स में जो तैयार किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और फाइनली जो है वो क्या होता है, आउटपुट निकल के आता है, और इस आउटपुट को जो है नियरेस्ट मार्केट में बेचा जाता है। कह रहे थे इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनपुट किसको कहते हैं, मतलब क्या होता है कि जो पूंजी लग रहा है ना, तो पूंजी किस केस में लगता है आपको, रॉ मटेरियल खरीदने में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक सीमेंट का फैक्ट्रीज को हमको सेटअप करना है, तो सीमेंट के फैक्ट्रीज में जो है वो उसमें लगने वाला क्या होगा, चूना पत्थर का जरूरत पड़ता है, तो वो ऐश का जरूरत पड़ता है, तो वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। लेबर का जरूरत पड़ता है, जो आपके फैक्ट्रीज में काम करेगा लेबर्स, उसका आपको जरूरत पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लैंड, जो यहाँ पर फैक्ट्रीज को सेटअप करिएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो ज़मीन खरीदना पड़ेगा, एक ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक ही बार आपको ये इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो हो गया। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, पावर जो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारा का सारा जो है वो क्या होता है, इनपुट होता है। मतलब किसी भी फैक्ट्रीज को सेटअप करने में इतना इनपुट तो आपको मिनिमम लगेगा ही लगेगा। दूसरा कह रहा है कि प्रोसेसिंग, प्रोसेस में क्या लगता है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब प्रोसेसिंग में क्या हो गया कि जो आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो वो क्या करते हैं हम लोग, मशीन्स के ही मदद से करते हैं, तो इसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हम फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर प्रोसेस हो गया। अब आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। अब आउटपुट क्या हो गया कि उस चीज़ को आप क्या होगा कि फाइनल प्रोडक्ट को आप तैयार कर लिए और उसको बेचने से आपको कितना मुनाफा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब किसी भी फैक्ट्री में अगर हम लोग देखें तो इनपुट प्रोसेसिंग के बाद अगर क्या होगा, आउटपुट बहुत अच्छा होगा, तभी क्या होगा, वो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज कह सकते हैं सक्सेसफुली उस एरिया में रन करेगी। अगर कोई किसी भी फैक्ट्रीज का जो है वहाँ पर आउटपुट अच्छा नहीं रहेगा तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगी। कह रहा है अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बात करें तो इनपुट जो है वो क्या होता है कि कॉटन हो गया। अब टेक्सटाइल, अब कपड़ा उद्योग बैठा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला जो मूलभूत रॉ मटेरियल लगेगा वो क्या लगेगा, कॉटन लगेगा। दूसरा क्या, ह्यूमन लेबर, जो उसमें लगने वाले जो मजदूर हैं वो चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, तो वो जो लोग होते हैं वो क्या हो गए, आपके ह्यूमन लेबर हो गए। फैक्ट्रीज आपको मशीन को, कॉटन को प्रोसेसिंग करने के लिए, तैयार करने के लिए आपको मशीन का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, फैक्ट्री हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ये सारा का सारा जो है प्रोसेसेस में क्या हो गया, गिनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया। मतलब आप कपड़े को जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तैयार करिएगा तो अलग अलग प्रोसेस होता है, गिनिंग होता है ना। कॉटन में से जो उसका जो हार्ड पार्ट होता है उसको अलग करने के लिए कंघी टाइप का चीज़ होता है, जिससे क्या किया जाता है, उसको फ्रेश कॉटन को अलग किया जाता है, फिर स्पिनिंग किया जाता है, उसको बुना जाता है, कलर में डाला जाता है ना, फिर उसमें प्रिंट किया जाता है। तो फाइनली जो है वो क्या होता है, जो शर्ट्स तैयार हो जाता है वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है और आप उसको क्या करते हैं, पहनते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो है ये इंडस्ट्रियल सिस्टम में होता है। कौन कौन सा हो गया, आपका इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और आउटपुट हो गया। तभी क्या होता है, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, मार्केट में आ जाता है। अब अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन का बात करें
तो इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट टू ईच अदर एंड शेयर देयर बेनिफिट्स ऑफ द क्लोजनेस। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका। अब कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रीजन है ना, इंडस्ट्रियल रीजन वैसे रीजन को कहते हैं जहां पर बहुत सारा इंडस्ट्रीज एक ही क्षेत्र में होता है। और क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज को जरूरत में आने वाली चीज़ क्या होता है, कोई दूसरा इंडस्ट्रीज तैयार करता है ना। तो क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज के सहयोग से दूसरा इंडस्ट्रीज चलता है। तो इसी तरह क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जब क्या होता है एक ही क्षेत्र में बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व का बात करें तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रियल बेल्ट है। कौन कहाँ पे है, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, ईस्टर्न एशिया में है। तो ये कुछ जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें, ईस्ट नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया और सेंट्रल एशिया, ये क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। आप अगर मैप के माध्यम से अगर यहाँ पर देखना चाहें तो क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज, यहाँ पर क्या होता है इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जैसे यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो यहाँ पे ईस्टर्न वाला भाग है, यहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अगर हम आप इसके वेस्टर्न में बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना। अगर हम लोग यूरोप में बात करें तो यूरोप में भी क्या है, इसके सेंट्रल में है, फिर इसके क्या है ईस्टर्न पार्ट में है। अगर हम लोग क्या करें एशिया में बात करें तो एशिया में ये जो चाइना वाला रीजन है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना। मुंबई वाला जोन है, वहाँ पर क्या है इंडस्ट्रीज है इंडिया में। चेन्नई बेंगलोर के पास क्या इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या होगा, जापान के पास है, ये सारा का सारा। फिर रसिया में ये सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो ये अलग अलग कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में जो है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर क्या होता है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती है ना। जिससे क्या होगा, एक इंडस्ट्री दूसरे को हेल्पफुल करता है, मदद करता है वहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने में। अगर हम लोग आगे बात करें तो इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर द सी पोर्ट्स, स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स। अब ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, वो किसी न किसी क्या होता है कि सी पोर्ट्स, मतलब समुद्र। क्योंकि क्या होता है कि समुद्र एक ऐसा माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ पर क्या होता है रॉ मटेरियल या तो फिनिश प्रोडक्ट जो है ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट होते हैं वो नियर सी पोर्ट्स होते हैं। दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है कोल फील्ड्स होते हैं। पावर प्रोडक्शन के लिए उनको कोयले की ज़रूरत होती है ना, मशीन्स को चलाने के लिए उनको कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज होता है, जैसे अगर आप बात कर ली इंडिया में जो जमशेदपुर में टाटा मोटर्स है, तो वो क्या होता है वहाँ पर आयरन और कोल फील्ड दोनों क्या है आसपास है। वहाँ पर सुबर्णरेखा नदी बहती है, तो वहाँ पर क्या होता है वाटर बिजली अवेलेबल है ना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी है, वो कनेक्टिविटी है ना। जो रांची और कलकत्ता वाला, दिल्ली वाला जो रोड है वहाँ से भी क्या हुआ काफ़ी नज़दीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फैक्ट्रीज को सेटअप होने में। आगे कह रहा है इंडिया इज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। कह रहा है भारत में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें मुंबई और पुणे के बीच में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बेंगलोर और तमिलनाडु के बीच में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, हुगली रीजन में है, कलकत्ता के हुगली रीजन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, अहमदाबाद बड़ोदरा के रीजन में बहुत सारे क्या हैं इंडस्ट्रीज है, छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर यहीं पर जमशेदपुर वाला जो बेल्ट है ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम और गुंटूर यहाँ पर भी एक बेल्ट है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ यहाँ पर भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज रीजन है जहाँ पर क्या होता है कि हर फैसिलिटीज़ मतलब जो फैक्टर्स इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में फेवरेबल होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगर अब हम लोग आगे बात करें इंडस्ट्रियल डिजास्टर, अब कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्रीज से होने वाला जो आपदा होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम लोग एक इंसिडेंट्स का बात करें, कह रहा है कि अगर इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू द केमिकल फेलियर और इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। कह रहे हैं इंडस्ट्रीज में जो भी क्या होता है कि कुछ भी डिजास्टर्स जो होता है वो या तो किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो जाता है, या तो क्या होता है किसी भी हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स के रिसाव से हो जाता है। अगर हम इसको सही ढंग से स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ लापरवाही हो जाती है, लीकेज हो जाता है,
तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, आपदा ले आता है। अगर हम एक सिचुएशन का बात करें, वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल 3 दिसंबर 1984। कह रहा है कि एक अगर हम लोग फैक्ट्रीज डिजास्टर का बात करें तो हमारे ही देश में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में जो है एक आपदा हुआ था रात के 12:30 बजे। इसमें जो एक एक्सीडेंट जो हुआ था जिसमें क्या हुआ, काफ़ी जहरीला जो मिथाइल आइसोसेनेट गैस है ये क्या हुआ, इसका रिसाव हो गया था हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और भी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ जो हो गया था, जिसमें ऑफिशियल डेथ जो सरकारी जो आंकड़ा है वो क्या हो गया 3598 जो है ये आंकड़ा जो सरकार देती है। अब सरकार आप जानते ही हैं कि जो हकीकत जो आंकड़ा होता है उससे काफ़ी कम आंकड़ा देती है। तो वो जो आंकड़ा है ये क्या है 3598, ये भी क्या होता है सरकारी आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है ना, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो क्या वो अपना जान गंवा चुके, और जो लोग बच भी गए उनमें क्या हो गया कि जैसे क्या वो अंधे हो गए है ना, या तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, या तो क्या हुआ कि उनको गैस की समस्या होने लगी। बहुत सारा जो बीमारी है ये क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स का रिसाव हुआ मिथाइल आइसोसेनेट उसके कारण हुआ। ये आज तक का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे बड़ा क्या हुआ है इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, और ये क्या दुर्भाग्य से हमारे देश में ही हुआ था। अगर हम लोग दूसरा इंसिडेंट का बात करें तो ये 23 दिसंबर 2005 में हुआ था। यहाँ पर भी गैस का रिसाव हो गया था चाइना में, जिसमें 243 लोग जो हैं ऑन रिकॉर्ड मारे गए थे है ना, और 9000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। कह रहा है मेनी पीपल डाइड, दे वेयर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। कह रहा है इसमें ज़्यादातर जो लोग मर गए थे वो इसीलिए हो गए थे जो इसमें एक्सप्लोजन हुआ था उसमें क्या हुआ था, लोग अपने आप को वहाँ से भाग पाने में असमर्थ रहे थे, वहाँ से भाग पा के निकल पाने में क्या हुए थे वो सक्षम नहीं थे, और जो लोग बच भी गए उनका आँख चला गया, स्किन जल गया, लंग्स क्या हो गया कि गैस के कारण क्या हो गया वो खराब हो गया। तो ये क्या हो गया कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर के होते हैं। अब आगे बात किया जा रहा है कि कैसे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं, कैसे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। कह रहे हैं डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि जहाँ पर घना आबादी वाला क्षेत्र से जो इंडस्ट्रीज है वो क्या होना चाहिए, दूर बनाया जाना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज सेटअप होता है वो क्या होता है कि इस पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब क्या होता है खाली जगह पे यहाँ पर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। People staying in the vicinity of the industrial should be aware of the storage of the toxin hazardous substances, their possible effects in the case of accident occurs। अब कह रहे हैं कि जो लोग फैक्ट्रीज के आसपास रहते हैं उनको उस फैक्ट्रीज में होने वाली क्या होता है, कभी क्या होगा जो गैस का इस्तेमाल हो रहा है उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए है ना, कभी उन गैसों का रिसाव हो जाए तो कैसे खुद को बचा सकते हैं, इनके बारे में क्या होना चाहिए, पूर्ण जानकारी होना चाहिए जो लोग उस फैक्ट्रीज के आसपास रहते हैं। तीसरा कह रहा है कि फायर वार्निंग फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। अब कह रहा है कि आग बुझाने वाला जो सिस्टम होता है वो फैक्ट्रीज में बहुत ही कुशल होना चाहिए, हाईली डेवलप्ड होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। अब कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जहरीला जो केमिकल्स होता है उसको फैक्ट्रीज में स्टोर नहीं करना चाहिए। कभी भी उसका रिसाव अगर हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रियल शुड बी इम्प्रूव्ड। अब कह रहा है कि जो पॉल्यूशन इंडस्ट्री से होती है उसको कम करना चाहिए ना, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे होने वाली जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाना, जिससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, इको फ्रेंडली रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो स्वच्छ रहे। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। अब जो मेजर जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। कह रहा है वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड द स्टील एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडस्ट्री। अगर हम लोग बात करें तो मूलभूत जो इंडस्ट्रीज होता है वो कौन सा होता है, आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, मतलब वैसे इंडस्ट्री जिसमें आयरन प्रोडक्ट्स का यूज होता है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़ा उद्योग होता है उसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। और आज के समय में क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ी में क्या हो रहा है, बूस्टअप होते जा रहा है। कह रहा है जैसे द कंट्रीज इन विच द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया। कह रहा है कि वैसे देश जहाँ पर क्या होता है ज़्यादातर आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं वो कौन कौन से हो गए,
जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और रसिया हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में, हांगकांग में, कोरिया में, जापान में, ताइवान में, यहाँ पर ज़्यादातर क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मतलब कपड़ा बनाने का उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब कह रहा है कि मेजर हब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का वो सिलिकन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। अगर हम लोग भारत में बात करें तो बेंगलोर में। यहाँ पर क्या होता है आईटी हब बोला जाता है, मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेक्टर है, फैक्ट्रीज वहाँ पर सेटअप है, जैसे सिलिकन वैली सेंट्रल कैलिफोर्निया में और हमारे यहाँ कहाँ पर बेंगलोर वैली रीजन में। अब अगर हम लोग डिटेल में बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, तो कह रहा है कि दूसरे इंडस्ट्रीज के जैसा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी कह रहा है कि कंपैरिजन इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट्स, कह रहा है कि इसमें भी अगर हम लोग दूसरे इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में अगर बात करें आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में भी क्या क्या चीज़ लगता है, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया। जो बेसिक क्या होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो क्या होता है यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में भी वही सिस्टम है। कह रहा है कि दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। कह रहा है आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है बेसिक है, दूसरे किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए जो है जो रॉ मटेरियल मिलता है ना, हर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में आपको आयरन का जरूरत पड़ता है, तो वो जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो क्या होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री है। किसी भी कंपनीज को सेटअप करने में जो आयरन का जरूरत पड़ता है वो क्या होता है आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री से ही मिलता है। कह रहा था इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल such as iron ore, coal, limestone along with the labor, capital, site and other infrastructure। कह रहा है जो इनपुट का जरूरत पड़ता है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में उसमें आयरन ओर हो गया, कोल हो गया है ना, लेबर हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो ये सारा का सारा कैपिटल हो गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का साइट है ये सारा जो है वो क्या हो गया इनपुट कैसा काम करता है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। अब आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा क्या होता है प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है। तो रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। कह रहा है कि रॉ मटेरियल जो आयरन ओर है उसको क्या किया जाता है भट्टी में डाला जाता है और जहाँ पर क्या किया जाता है उसको गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच में बी यूज फॉर द अदर इंडस्ट्रीज एज द रॉ मटेरियल। कह रहा है कि इससे जो फाइनल प्रोडक्ट जो स्टील निकल के आता है वो क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है जो स्टील जो है और सारे इंडस्ट्रीज को बनाने में और सारे मशीन्स को बनाने में बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग स्मेल्टिंग का बात करें तो स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अपने ओर से निकाला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा उसको ब्लास्ट फर्नेस में हीट करके उस ओर से क्या किया जाता है मेटल को, प्योर जो मेटल है उसको क्या किया जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कह रहा है कि यहाँ पर 8 टन कोयला का जरूरत पड़ता है, 8 टन कोल का जरूरत पड़ता है, 4 टन आयरन और 1 टन चूना पत्थर, तब जाके 1 टन जो है स्टील जो तैयार होता है उसको बनाने के लिए जो है 8 टन कोयला का जरूरत पड़ता है, 4 टन आयरन ओर का जरूरत पड़ता है और क्या होता है 1 टन चूना पत्थर का जरूरत पड़ता है, तब जो है 1 टन जो है स्टील क्या होता है कि तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होता है आयरन स्टील को बनाने में। अब कह रहा है कि स्टील जो है वो क्या होता है टफ होता है, इट कैन इजिली बी सेव्ड और कट और मेड इनटू वायर्स। कह रहे स्टील क्या होता है एक टफ मटेरियल होता है जिसको क्या किया जाता है आराम से तेज कर दिया जाता है, धार कर दिया जाता है, उसको कट किया जा सकता है, उसका तार बना दिया जाता है। कह रहा है स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल
अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज अल्युमिनियम, निकल, कॉपर। कह रहा है कि एलॉय बनाने के लिए, मिश्र धातु बनाने के लिए इसमें और सारे मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल्युमिनियम मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। तो एलॉय बनाने से क्या होता है कि जो आयरन का क्वालिटी है वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। उसमें जो रस्टिंग का प्रॉब्लम है, जंग लगने का जो समस्या है, वो क्या होता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। कह रहा है एलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। तो वही चीज़ कह रहा है कि एलॉय बनाने से क्या होता है, उसका हार्डनेस बढ़ जाता है, उसका लाइफ बढ़ जाता है, रस्टिंग रुक जाता है ना। रस्टिंग जो आप देखे होंगे कि लोहा में क्या होता है, जो जंग लगता है वो भी कम हो जाता है इन सारे मेटल्स को मिला देने में, एज इन द फॉर्म ऑफ एलॉय। कह रहा है स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कह रहा है स्टील को जो है हम लोग क्या होता है, रीढ़ का हड्डी, किसी भी इंडस्ट्रीज को आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आयरन का जरूरत पड़ता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जरूरत पड़ता है। आप अगर क्या होगा कि अगर आप किसी प्लाईवुड का भी इंडस्ट्रीज बताइएगा तो उसमें भी क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या होगा, स्टील का जरूरत पड़ेगा। मशीन्स जो होगा वो भी क्या होगा, जो प्रोसेसिंग में आप यूज करते हैं वहाँ पर भी क्या होगा, आयरन का ही यूज होगा। आप रॉ मटेरियल में हालांकि यूज कर सकते हैं, हम लोग क्या होगा, जो प्लाईवुड का जो कंपनी है उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल में वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, सॉरी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, तो उसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो मूल ढांचा है वो क्या होगा, उसमें आयरन का यूज होता ही होता है। कह रहा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज मेड फ्रॉम द टूल्स मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स, शिप, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। कह रहा है कि जितना भी अगर हम लोग इंडस्ट्रीज का बात करें उसमें क्या होगा कि आयरन का यूज इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम लोग जहाज का बात कर ले, ट्रेन, ट्रक, ऑटोज, तो इसमें क्या होता है, स्टील का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इन सारी इंडस्ट्रीज में। कह रहा है इवन द सेफली पिंस एंड द नीडल्स यू यूज मेड फ्रॉम स्टील, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद द स्टील मशीन्स। कह रहा है कि घर में जो आप सुई इस्तेमाल करते हैं, एक कांटे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का ही प्रोडक्ट्स है। जो हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग के लिए जो ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं। मतलब आयरन जो यूज करते हैं वो भी क्या होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज से ही आता है। कह रहा है स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स एंड माइंड फ्रॉम स्टील इक्विपमेंट्स, फार्म मशीन्स, मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। कह रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चर में ही बात कीजिए तो एग्रीकल्चरल में भी जो भी मशीन्स यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज से ही आते हैं ना। स्टील में उसका यूज होता है, स्टील, आयरन और स्टील का यूज होता है ना। कह रहा है कि अगर आप बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, जो भी मशीन्स यूज हो रहे हैं वो भी आयरन बेस्ड इंडस्ट्री से आए हुए मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसमें टीएमटी बार का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो सारा का सारा क्या होता है, जो स्टील प्रोडक्ट्स है। कह रहा है 1800 एडी के पहले आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या हुआ कि लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड द रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल। कह रहा है 1800 ईस्वी के पहले जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर वैसे क्षेत्र में सिचुएटेड था जहाँ पर इजीली आयरन ओर मिलता था, कोयला मिलता था, पावर सप्लाई था और वहाँ पर वाटर अवेलेबल था। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर द कोल फील्ड। बाद में जो है ये चीज़ वहाँ पर शिफ्ट होने लग गया जहाँ पर कोयला इजीली अवेलेबल होने लगा, जहाँ पर पावर के लिए कोयला इजीली अवेलेबल होने लगा वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज अवेलेबल होने लगे। क्लोज टू द कैनल्स एंड द रेलवेज। कह रहा है कि शुरुआत में जहाँ पर आयरन ओर मिलता था वहाँ पे इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। बाद में जहाँ पर कोयला मिलता हो, पानी मिलता हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, वहाँ पर इन फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाने लगा। कह रहा है आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन टू बी लोकेटेड ऑन द लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर द सी पोर्ट्स। कह रहा है कि 1950 के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को ज़्यादातर वैसे क्षेत्र में सेटअप किया जाने लगा जहाँ पर क्या होगा, सी पोर्ट्स नज़दीक हो, है ना, समुद्र से वो क्या हुआ नज़दीक हो, ताकि क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सके। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टाइम स्टील वर्क्स हैंड हैज़ बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द ओवरसीज। कह रहा है कि इसी वजह से क्या हो रहा है, जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो आयरन प्रोडक्ट्स है, उसको समुद्र के रास्ते के माध्यम से क्या होता है, दूर देशों में आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना। अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, आयरन प्रोडक्ट्स को भेजा जा सकता है ये समुद्र मार्ग से। कह रहा है अगर हम लोग इंडिया में भी बात करें, इन इंडिया आयरन और स्टील इंडस्ट्री है डेवलप टेकिंग
टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। खैर अगर हम लोग भारत में भी बात करें तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है वैसे जगह पे है जहाँ पर क्या होता है, आयरन माइंस है ना, आयरन ओर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, मतलब आसानी से क्या होता है वहाँ पर लेबर मिल जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ना, और मार्केट अवेलेबल है। तो वहीं पर भारत में भी ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील सेंटर्स का बात करें भारतपुर में तो भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, रौरकिला, बोकारो, ये सारे के सारे रीजन जो है ये क्या होता है कि 4 स्टेट में ही ज़्यादातर है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है ज़्यादातर जो भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं भारत में वो यहीं पर केंद्रित है। वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़। कह रहा है कि भारवती एंड विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो क्या हुआ कि वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके यहाँ पर फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया है। अब आगे अगर हम लोग बात करें जमशेदपुर के बारे में, कह रहा है 1947 के पहले यहाँ पर क्या हुआ कि देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील इन इंडिया, है ना। कह रहा है कि आज़ादी के पहले भारत में सिर्फ एक ही आयरन स्टील इंडस्ट्री था, वो कौन सा था, टाटा का था, टाटा आयरन इंडस्ट्री, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं। कह रहा है कि ये प्राइवेटली ऑन था, मतलब क्या हुआ कि जो ऑनरशिप था वो क्या हुआ था, प्राइवेट था। कह रहा है इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जो है इससे क्या हुआ है, सेटअप ले लिए, है ना, और सेवरल आयरन स्टील प्लांट। कह रहा है आज़ादी के बाद जो है सरकार भी बहुत सारा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को भारत में विकसित किए, सेटअप किए। कह रहा है टिस्को जो है 1907 साक्षी जो क्या हुआ कि सुबर्णरेखा नदी के किनारे है झारखंड में, यहाँ पर क्या किया गया, इसका सेटअप किया गया। जमशेदपुर के इलाका में साक्षी सुबर्णरेखा नदी के किनारे क्या किया गया, इसको सेटअप किया गया। लेटर जो है साक्षी को रीनेम कर दिया गया जमशेदपुर के नाम से, बाद में साक्षी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, जमशेदपुर। और अगर हम लोग जोग्राफिकली बात करें तो जमशेदपुर जो है वो क्या होता है, इसको आयरन और स्टील सेंटर कहा जाता है देश का, मतलब जमशेदपुर को जो है भारत का आयरन स्टील का केंद्र बोला जाता है आज भी, क्योंकि आज़ादी के पहले यहीं पर पहला आयरन स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया था। अब साक्षी वाज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। अब साक्षी जो है यहाँ पर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को जो सेटअप किया गया वो क्यों किया गया, इसमें यहाँ पर बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कह रहा है दिस प्लेस ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पे था, जो मेन जो रेलवे का लाइन है नागपुर और कालीमती स्टेशन के बीच में, नागपुर और बंगाल को जो जोड़ती है वहाँ पर बीच में कालीमती स्टेशन था, वहाँ से मात्र ये 32 किलोमीटर था। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर आयरन ओर भी थे, कोल और मैग्नीज डिपॉजिट भी थे, जो क्या हुआ कि कलकत्ता के नज़दीक था, जो क्या हुआ इसको लार्ज मार्केट प्रोवाइड किया, मतलब आयरन ओर भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल था, है ना, कोल भी इजीली अवेलेबल था और सारे मिनरल्स भी इजीली अवेलेबल थे, और मार्केट के लिए कलकत्ता भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अब टिस्को को जो कोयला मिलता था वो झरिया कोल्ड फील्ड से मिलता था। आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट जो है ये क्या हुआ उड़ीसा से मिलता था और छत्तीसगढ़ से। काराकाई जो है और सुबर्णरेखा रिवर जो है ये इसको पानी उपलब्ध कराता था, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड द एडिक्वेट कैपिटल फॉर द लेटर डेवलपमेंट। बाद में जो है सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग हुआ, जिससे क्या हुआ ये जो टाटा इंडस्ट्रीज है ये क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश कर गया। कह रहा है अगर हम लोग जमशेदपुर का बात करें तो इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वेयर सेटअप आफ्टर टिस्को। कह रहा है अगर जमशेदपुर में बात करें तो टिस्को के बाद और सारे इंडस्ट्रीज का भी वहाँ पर क्या हुआ सेटअप हुआ, और सारे इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर आके उद्योग लगाए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव्स, पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टीन प्लेट्स, केबल्स एंड वायर। कह रहा है कि इसके बाद जो है और सारे जो इंडस्ट्रीज आए उसमें कुछ केमिकल्स इंडस्ट्रीज थे, कुछ लोकोमोटिव्स इंडस्ट्रीज थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज थे, मशीन्स बनाने वाले थे, टीन बनाने वाले थे, तार बनाने वाले, बहुत सारे कंपनी जो है छोटे छोटे कंपनी जो है वो टिस्को के आसपास वहाँ पर सेटअप हुए। कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन डोर टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। कह रहा है जैसे यहाँ पर क्या हुआ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज फ्लोरिश किया
तो दूसरे छोटे छोटे उद्योग के लिए भी यहाँ पर दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो क्या आयरन है। अगर आप आयरन ईजिली अवेलेबल है तो क्या होगा, और सारे मशीन्स को ईजिली क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये जो है दरवाज़ा खोल दिया और सारे इंडस्ट्रीज के लिए भी ऐसा कहा जाने लगा। कह रहा ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा बाकी जितने भी आयरन मतलब बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो बेसिक जो चीज़ है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज से उनको पूर्ति हो जाने लगा। कह रहा आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या हुआ कि कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। इट इंक्लूडेड सेकेंडरी प्रोडक्ट रोलिंग मिल एंसिलरी इंडस्ट्री। कह रहा है कि इनको सहयोग करने के लिए और भी आसपास में बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप कर दिए गए, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को जो ज़रूरत का चीज़ होता है, जैसे नट बोल्ट हो गया है ना, स्क्रू हो गया, जैसे आपका बॉडी हो गया, बहुत सारा टायर्स हो गया, तो इनके ज़रूरत का हर एक चीज़, गियर हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो उनके ज़रूरत में लगने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी छोटा छोटा इंडस्ट्री सेटअप किया जाने लगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें पिट्सबर्ग का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री है जो क्या हुआ स्टेट ऑफ अमेरिका में है, अमेरिका में है। कह रहा है स्टील इंडस्ट्री जो पिट्सबर्ग में है वो क्या हुआ कि यहाँ पर लोकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अब क्या क्या लोकल एडवांटेज है, यहाँ पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल जैसे कि कोयला इजली अवेलेबल है, आयरन ओर जो है वो क्या हुआ कि आयरन माइन से आ जाता है मिनेसोटा से, जो क्या है यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। कह रहा है बिटवीन दीज माइंस पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग एंड चिपली। कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पिट्सबर्ग से जो है ये माइंस का जो दूरी है ये क्या है कि समुद्र से कनेक्टेड है, जो क्या होता है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इजीली यहाँ पर क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसका खर्चा काफ़ी कम आता है। कह रहा है यहाँ पर ग्रेट लेक्स है, वाटरवे है, ट्रेन्स कैरी ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। अब कह रहा है कि ट्रेन के मदद से जो है ग्रेट लेक से जो है पिट्सबर्ग जो है आयरन को कैरी किया जाता है। कह रहा ओहियो मोंगेला एलिंगी रिवर जो है ये क्या आता है, इसको एडिक्वेट वाटर सप्लाई जो भी फैक्ट्रीज के लिए चाहिए वो यहाँ पर इसको मिल जाता है पिट्सबर्ग में। कह रहा टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील इंडस्ट्रीज आर इन पिट्सबर्ग। कह रहा अब इसमें क्या होता है कि बहुत कम ही जो है इंडस्ट्रीज बचे हैं पिट्सबर्ग में। कह रहा दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मंगेला एगेलनी रिवर एबट द पिट्सबर्ग एंड अलॉन्ग द रिवर बिलो। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर। कह रहा है जो फिनिश्ड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है यहाँ पर वो रोड और वाटर दोनों के क्या होता है रूट से मार्केट तक पहुँचते हैं। कह रहा है पिट्सबर्ग एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, है ना, जो इस आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है और अपने हेवी मशीन्स और रेलवेज को बनाता है। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, थैंक यू।